Hello friends, welcome back to my YouTube channel Medico's Gallery. Friends, in this video we are going to discuss about another important drug, that is causticum. So let's begin. Causticum. The common name of causticum is Hahnemann's Tinctura acris sine cali. Tinctura acris sine cali. इसको हम लोग TASK से याद रख सकते हैं. T for tinctura, A for acris, S for sine and K for cali. So now let us see the constitution. Causticum के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? तो अडेप्टेड टू पर्सन्स विथ डार्क हेयर एंड रिजिड फाइबर. कॉस्टिकम वैसे पेशेंट्स को, वैसे पर्सन्स को अडेप्टेड होता है जिनका डार्क हेयर होता है, रिजिड फाइबर्स होते हैं, वीकली कमजोर होते हैं, सोरिक माइजम होता है, विथ एक्सेसिवली येलो सैलो कॉम्प्लेक्शन, और उनका बहुत ही ज्यादा पीला सैलो सा कॉम्प्लेक्शन होता है. सैलो मतलब कि कोई पर्सन जिसका फेस फीका सा दिख रहा है, येलोइश दिख रहा है, और उसको देख के हम बता सकते हैं कि वो अनहेल्दी है, उसके चेहरे पर साफ अनहेल्दीनेस नजर आता है, तो उसको बोलते हैं सैलो. सैलो कॉम्प्लेक्शन होता है उनका. सब्जेक्ट टू अफेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट्स. और कॉस्टिकम के पेशेंट में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और यूरिनरी प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलता है. चिल्ड्रन विथ डार्क हेयर एंड आईज. बच्चे जो होंगे उनका भी डार्क हेयर होगा, डार्क आईज, डेलिकेट से होंगे, नाजुक से, सेंसिटिव होंगे, स्किन प्रोन टू इंटरट्रिगो ड्यूरिंग डेंटिशन. और बच्चों में स्पेशली देखने को मिलता है कि जब उनमें डेंटिशन, दांत निकल रहा होता है, तो उस टाइम उसके स्किन में टेंडेंसी होती है इंटरट्रिगो की. इंटरट्रिगो क्या होता है? एक टाइप का एक्जेमा होता है, दाद, खुजली. जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो, दोनों थाइस के बीच में रैसेस डेवलप कर गए, तो इस टाइप के रैसेस को, इस टाइप के एक्जेमा को ही इंटरट्रिगो बोलते हैं. तो ये डेंटिशन के टाइम में स्पेशली चाइल्ड में देखने को मिलता है. ऐसे वो कोई भी पेशेंट्स में किसी भी उम्र के देखने को मिल सकता है. अगर बाकी सारे सिम्टम्स इंडिकेट हो रहे तो हम कॉस्टिकम दे सकते हैं. ब्रैकेट में लिखा है लाइकोपोडियम, तो लाइकोपोडियम में भी सेम होता है. डेंटिशन के टाइम में स्किन में इंटरट्रिगो देखने को मिलता है. और कॉन्वल्जन्स विथ इरप्शन ऑफ टीथ, या फिर सेम इरप्शन ऑफ टीथ, दैट इज डेंटिशन, दांत निकलने के टाइम में या तो इंटरट्रिगो होगा स्किन में या फिर कॉन्वल्जन्स होगा. और स्टैनम मेट में भी कॉन्वल्जन देखने को मिलता है डेंटिशन के टाइम में. पेशेंट इंप्रूव्स फॉर अ टाइम देन कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. पेशेंट जो है वो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए इंप्रूव कर रहा है, उसके बाद वापस से स्टैंड स्टिल आ गया, एकदम रुक सा गया उसका इंप्रूवमेंट. तो वैसा अगर कंडीशन हो तो हम उसमें सोराइनम दे सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं, और ये कॉस्टिकम भी दे सकते हैं. नेक्स्ट, मेंटल जनरल्स. एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ एंड सॉरो. मतलब बहुत लंबे समय से किसी के मन में कोई ग्रीफ, कोई शोक है, कोई गम है, वो दबा कर रख रहा है, तो उस वजह से भी परेशानी हो सकती है. लाइक इन फॉस्फोरिक एसिड. फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग, मतलब नींद नहीं आने की वजह से, नाइट वॉचिंग, रात भर जगे रहने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. ब्रैकेट में है कॉक्यूलस और इग्नेशिया, उसमें भी देखने को मिलता है नाइट वॉचिंग प्रॉब्लम. फ्रॉम सडन इमोशंस, फियर, फ्राइट, जो है अचानक से इमोशन हो गया, बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुखी, डर, भय, बहुत जॉय, हैप्पीनेस. जॉय की वजह से अगर प्रॉब्लम हो तो कॉफी और जेलसीमियम भी इंडिकेट होता है. फ्रॉम एंगर और वेक्सेशन, गुस्सा, चिढ़, ये सब की वजह से अगर हो. फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस, इरप्शन सप्रेस कर दिए, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. मेंटल प्रॉब्लम स्पेशली. मिलैंकोली मूड, सैड, होपलेस. फ्रॉम केयर, क्रीप, सॉरो. मतलब पेशेंट में मिलैंकोली मूड देखने को मिलेगा, बहुत ही उदास रहेंगे, होपलेस, निराश रहेंगे. फ्रॉम के, और ये क्यों हो सकता है? फ्रॉम केयर, मतलब किसी का बहुत केयर कर रहे हैं, कोई घर में मतलब बीमार है, जैसे कि उसका बहुत ध्यान रखते रखते उनमें प्रॉब्लम, उन्हें उदासी सा देखने को मिल रहा है. ग्रीफ है, शॉरो है, विथ वीपिंग, रोते रहते हैं. द लीस्ट थिंग्स मेक्स द चाइल्ड क्राई. छोटी सी बात, छोटी सी चीजों से भी बच्चे रोने लगते हैं, बहुत ही वीपिंग मूड वाले होते हैं. इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम है कॉस्टिकम पेशेंट्स का, कि कॉस्टिकम पेशेंट्स में ना दूसरों के प्रति बहुत ही ज्यादा सिंपैथी होता है, बहुत ही ज्यादा दया होता है. हमेशा वो दूसरों के निगेटिव साइड्स को, मतलब उनके लाइफ में चल रहे निगेटिविटी को ही देखता है, क्या उनको इतना दुख क्यों है. जैसे कोई बस में जा रहा है, कोई मतलब बूढ़ा आदमी खड़ा है, तो उसको बहुत देख कर दया रहा है कि हाँ उसको सीट देते, और दे भी देता है. तो उस टाइप का सिंपैथी, बहुत ज्यादा सिंपैथी रहता है कॉस्टिकम पेशेंट्स में. फिजिकल जनरल्स, रॉनेस और सोरनेस, एकदम रेड लाइन है. फिर कॉस्टिकम पेशेंट में रॉनेस और सोरनेस देखने को मिलता है, लहर सा होता है.
ऑफ स्कैल्प, थ्रोट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेक्टम, एनस, यूरेथ्रा, वजाइना, यूट्रस, ये सारे जो एरिया, ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पे रॉनेस और सोरनेस स्पेशली देखने को मिलता है। ब्रैकेट में लिखा है एज इफ ब्रूइस्ड, अगर ये सारे रीजन्स में ब्रूइशनेस फीलिंग हो तो आर्निका इंडिकेट होता है। एज इफ स्प्रेन्ड और स्प्रेन्ड वाला फीलिंग हो, जैसे मोच आ गया है, तो रस्टक्स इंडिकेट होता है। एट नाइट अनेबल टू गेट एन ईजी पोजिशन और लाई स्टिल अ मोमेंट, रात के टाइम में एक ईजी पोजीशन नहीं मिल पाता, एक आराम का पोजीशन वो नहीं पा सकता है, या फिर एक पल के लिए भी स्टिल एकदम स्थिर लेट नहीं पाता, मतलब रेस्टलेसनेस होता है, रेस्टलेसनेस एट नाइट, बेचैन सा रहता है। और कौन सा ड्रग है? यूपाटोरियम परपोलिएटम और रस्टक्स भी। मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली बट मोशन डज नॉट रिलीफ, पेशेंट जो होता है वो लगातार मूव करता है लेकिन मोशन से रिलीफ नहीं मिलता। हम रस्टक्स से डीडी कर सकते हैं इसका। रस्टक्स में क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करेगा कॉन्टिन्यूड मोशन से, बट उसका रिलीफ हो जाता है। बट कॉस्टिकम पेशेंट्स में कॉन्स्टेंटली तो मूव करेगा बट मोशन से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा उसे। फेंट लाइक सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ट्रेमलिंग, एकदम बेहोशी जैसा लगेगा, स्ट्रेंथ खत्म होने लगेगा उसका, शरीर का कमजोरी लगेगा, ट्रेमलिंग कंपन होगा। पेशेंट इम्प्रूव्स फॉर अ टाइम देन कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, सेम चीजें मैं बोल चुकी थी पहले। इट अफेक्ट्स द राइट साइड मोस्ट प्रोमिनेंटली, और कॉस्टिकम जो होता है वो राइट साइडेड ड्रग है, ये मोस्ट प्रोमिनेंटली राइट साइड को अफेक्ट करता है। कैन नॉट कवर टू वार्मली बट वार्मथ डज नॉट एग्रावेट, वो बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को कवर नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा वार्मथ नहीं दे सकता कवर करके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वार्मथ देने से उसका जो है प्रॉब्लम एग्रावेट कर जाए। आईज में क्या होगा? ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड्स, उनका जो अपर आईलिड है, ऊपर का पर्दा आँख का, वो जो है पलक, वो ड्रूपिंग लटका सा रहेगा, पैरालाइज टाइप का रहेगा। कैन नॉट कीप देम ओपन, वो अपनी आंखें खुली नहीं रख पाएगा। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो, ब्रैकेट में है कॉलोफाइलम जेल्सीमियम ग्राफाइटिस, इसमें भी अपर आईलिड्स का ड्रूपिंग देखने को मिलता है। ऑफ बोथ लिड्स, अगर दोनों लिड्स का ड्रूपिंग है तो सीपिया इंडिकेट होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा ड्रग है कॉस्टिकम। फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल डिजायर, मतलब बार बार डिजायर होता है स्टूल पास करने का बट इनफेक्चुअल, कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो स्टूल पास नहीं कर पाता है। लाइक इन नक्स वोमिका, स्टूल पासेस बेटर व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग, जब पर्सन खड़ा रहता है स्टैंडिंग पोजीशन, तब उसका स्टूल बहुत अच्छे से पास होता है। ये इंपॉर्टेंट है कॉस्टिकम के लिए। इम्पेडेड बाय हिमोरॉइड्स, स्टूल जो होता है उसमें स्टूल पास होने में ना हिमोरॉइड्स बाधा पहुंचाता है, इम्पेडेड रास्ता रोक के रखता है, हिमोरॉइड्स का प्रॉब्लम होता है उन्हें। टफ एंड शाइनिंग, इसका स्टूल कैसा होता है? टफ शाइनिंग स्टूल लाइक ग्रीज इन चिल्ड्रन विद नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, और बच्चों में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस भी देखने को मिलता है इस कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के साथ, मतलब नाइट में बेड वेटिंग। यूरिनरी सिस्टम कैसा होगा? यूरिनरी इनवॉलेंट्री व्हेन कॉफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग द नोज, मतलब अपने आप इनवॉलेंट्रीली यूरिन पास आउट हो जाएगा, जैसे जब खांस रहा है पेशेंट, छींक रहा है, या फिर जब नाक झाड़ रहा है, ब्लोइंग द नोज मतलब नाक से म्यूकस जब झाड़ते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, उनका अपने आप यूरिन पास आउट हो जाता है। सेम होता है पल्सरीला स्क्विला और वेरेट्रम एल्बम में भी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंसेस, टू अर्ली, टू फीबल, ओनली ड्यूरिंग द डे, बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही फीबल, और ड्यूरिंग द डे, मतलब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके मेंसेस का कि मेंसेस जो होते हैं ना वो रात के टाइम में लेट जाने पे, सीजन और लाइंग डाउन बंद हो जाता है और केवल दिन में ही फ्लो करता है। और कैसा कहाँ पे देखे थे? यूफ्रेशिया में भी देखे थे, पल्सटीला, साइक्लामेन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, मैंने पहले ही बोला कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और यूरिनरी के लिए कॉस्टिकम बहुत इंपॉर्टेंट है। कफ विथ रॉनेस एंड सोरनेस इन चेस्ट, खांसी के साथ साथ जो छाती है वहां पे दर्द होगा, लहर होगा। विथ इनएबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट, लेकिन खांसी के साथ ना वो जो जो म्यूकस होता है ना वो बाहर, स्पूटा बाहर नहीं निकाल पाएगा। स्पूटा मस्ट बी सॉल्यूड, मतलब क्या होता है ना, कॉस्टिकम पेशेंट में कफ उतना डीप नहीं होता है, ठीक है, और कफ उतना प्रोडक्टिव नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है। इस वजह से जो मतलब जो स्पूटा है वो उसको पेशेंट को निगलना पड़ता है, वो उतना ऊंचाई तक मुंह तक नहीं ला पाता है कि थूक के बाहर निकाल पाए, इसीलिए निगल ही जाता है मजबूरी में। सेम ऐसा आर्निका और कैलिकार में भी होता है, उनमें भी कफ को मतलब स्पूटा को निगल लेता है। रिलीव बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, उनका जो कफ है वो ठंडा पानी पी करके उसमें आराम मिलता है। कफ ऑन एक्सपीरेशन क्या होता है, मतलब जब सांस बाहर छोड़ते हैं उस वक्त इनमें खांसी देखने को मिलता है। ब्रैकेट में एकोनाइट, एकोनाइट में भी एक्सपीरेशन के टाइम में कफ देखने को मिलता है। और इंस्पिरेशन के वक्त कौन सा था? स्पॉन्जिया टोस्टा। विथ पेन इन हिप्स, कफ के साथ क्या होता है, उनका हिप स्पेशली क्या होता है, लेफ्ट साइडेड हिप में इनका पेन होगा।
रिमेनिंग आफ्टर पर्टुसिस, पर्टुसिस मीन्स ऊफिंग कफ, काली खांसी, काली खांसी के बाद अगर खांसी रह जाए तो उसमें कॉस्टिकम इंडिकेट होता है विद एक्सपेक्टोरेशन चीफली एट नाइट। और इनका जो एक्सपेक्टोरेशन होता है यानी कि इसका स्पूटा जो निकालते हैं वो मोस्टली चीफली नाइट के टाइम में, रात के टाइम में इनका थोड़ा बहुत निकल जाता है। होर्सनेस विथ रॉनेस, होर्सनेस होगा, होर्स होगा उसका थ्रोट, रॉनेस साथ ही साथ लहरेगा भी, वहां पे टच करने से भी वो एरिया बहुत सेंसिटिव होगा। एंड अफोनिया, लॉस ऑफ वॉइस होगा जो कि एग्रावेट हो जाता है मॉर्निंग में। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, एग्रावेशन इन द इवनिंग कार्बोवेज एंड फास्फोरस। अगर उसका जो अफोनिया लॉस ऑफ वॉइस है वो अगर शाम के टाइम में ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर कार्बोवेज और फास्फोरस इंडिकेट होता है। उसके बाद है एक्सट्रीमिटीज। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये जो होर्सनेस है ना, ये होर्सनेस अगर पेनफुल है, इसमें रॉनेस है, दर्द है, तो कॉस्टिकम इंडिकेट होता है। लेकिन अगर ये होर्सनेस है लेकिन इसके साथ रॉनेस या पेनफुल नहीं है, पेनलेस है, तो फिर कैलकेरिया कार्ब इंडिकेट होता है। उसे पेनलेस होर्सनेस था कैलकेरिया कार्ब में। एक्सट्रीमिटीज, चिल्ड्रन स्लो इन लर्निंग टू वॉक, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही लेट से चलना सीखते हैं। ब्रैकेट में है कैलकेरिया फॉस, और भी होते हैं कैलकेरिया कार्ब, साइलिशिया, बेराइटा कार्ब, ये सब होते हैं। बेराइटा कार्ब में इडियोटिक होने की वजह से बच्चा लेट से चलने सीखता है, उसको सिखाया जाता है बट सीख नहीं पाता इडियोटिक स्वभाव होने की वजह से। साइलिशिया में क्या होता है, मतलब उनका डिफेक्टिव एजिमिलेशन होता है, बोन डेवलपमेंट कैलकेरिया कार्ब में और कैलकेरिया फॉस में ठीक से नहीं होता है। और इनका क्या होता है, इनका डिफेक्टिव न्यूट्रिशन ऑफ नर्व, नर्व ठीक से काम नहीं करते, इस वजह से बच्चा लेट से चलना सीखता है। अनस्टेडी वॉकिंग एंड इजी फॉलिंग ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, मतलब कंटिन्यूस नहीं चल पाता है बच्चा, आसानी से छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं चलते चलते। Rheumatic affections with contraction of the flexures and stiffness of the joints. Rheumatic affection मतलब जॉइंट पेन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जोड़ों में दर्द होगा। और जो फ्लेक्शर्स हैं, देखिए पिक्चर में फ्लेक्शर मसल्स जो होते हैं ना, फ्लेक्शर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, टाइट से एकदम कड़े से हो जाते हैं, हार्ड। टेंशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, मसल्स ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो शॉर्टनिंग सा फील होगा, टेंशन फील होगा मसल्स में। ब्रैकेट में क्या लिखा, अमोनियम म्यूर, सिमिक्स, क्वाजिकम, नाट्रम्यूर में भी देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम, डिस्टर्ब फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिजीजेस और सीवियर मेंटल शॉक रिजल्टिंग इन पैरालिसिस। मतलब क्या होता है कि पेशेंट में कोई एग्जॉस्टिंग डिजीज हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल शॉक हो गया है, उसके बाद क्या हो रहा है, इनका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शनल एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो गया है और उस वजह से फिर पैरालिसिस हो गया। और वैसा केस हो जो कॉस्टिकम इंडिकेट होता है। पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल पार्ट्स का पैरालिसिस होता है, लाइक वोकल ऑर्गन्स का, टंग, आईलिड्स, फेस, एक्सट्रीमिटीज, ब्लैडर, जनरली ऑफ राइट साइड। तो अक्सर राइट साइडेड पैरालिसिस होता है फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड विंड और ड्राफ्ट। तो कब क्यों हो सकता है, तो हो सकता है कि ठंडा हवा में या ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड विंड, इसमें जो है एक्सपोज्ड था उसके बाद पैरालिसिस देखने को मिल रहा है। आफ्टर टाइफॉइड, टाइफस और डिफ्थेरिया, ये सब के बाद देखने को मिल रहा है। ग्रेजुअली अपियरिंग, इंपॉर्टेंट है ग्रेजुअली, मतलब इनका पैरालिसिस ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया, सडन नहीं आता है, धीरे धीरे ऑनसेट होता है। स्किन, cicatrices स्पेशली बर्न्स, स्कैल्ड्स, फ्रेशन अप, बिकम सोर अगेन। जो सिकैट्रिसेस होते हैं ना, पुराने पुराने निशान, वो जैसे स्पेशली बर्न और स्कैल्ड्स के निशान वो ताज़ा हो जाते हैं और वापस से पेनफुल हो जाते हैं, शोर हो जाते हैं। ओल्ड इंजुरीज रीओपन, पुराने जो चोट होते हैं वापस से खुल जाते हैं। पेशेंट से दे हैव नेवर बीन वेल सिंस दैट बर्न, पेशेंट अगर ऐसा पेशेंट बोल रहा है कि उस जलने के बाद से, मतलब वो कभी जला था, उस जलने के बाद से वो कभी भी ठीक नहीं रहा है, तो वो चीज़ में कॉस्टिकम इंडिकेट होता है। वॉट्स, वॉट्स में भी कैसा वॉट्स होगा, लार्ज, जैगड, ऑफन पेडंक्यूलेटेड, ब्लीडिंग इजिली, जिससे आसानी से खून निकल जाए। एक्सुडिंग मॉइस्चर, जिस वॉट से मॉइस्चर, नमी सा निकले, जो स्मॉल हो, ऑल ओवर द बॉडी हो, स्पेशली आईलिड्स पर, फेस पर और नोज पर हो। मॉडलिटीज क्या होगा, एग्रावेशन, मतलब कब कब इनका प्रॉब्लम बढ़ता है, तो इन क्लियर फाइन वेदर कमिंग फ्रॉम द एयर इनटू अ वार्म रूम, जब एकदम क्लियर फाइन वेदर हो तो इनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। या और अगर हवा से गर्म रूम में आए, चेंज ऑफ वेदर हुआ लाइक ब्राइनिया में जैसा, तो इससे बढ़ जाता है। कोल्ड एयर से बढ़ जाता है, स्पेशली ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर से, ऑन बिकमिंग कोल्ड, फ्रॉम गेटिंग वेट और बाथिंग, मतलब भीगने से या फिर नहाने से भी इनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और आराम कैसे मिलेगा, अमिलियोरेशन होगा डैम्प वेट वेदर में, मतलब इनका एग्रावेशन हुआ क्लियर फाइन वेदर में, एकदम साफ मौसम, और आराम मिलेगा इसका भीगा भीगा मौसम में, नमी सा मौसम में।
वार्म एयर में, गर्म हवा में, ये सब में इसका जो है बढ़ जाता है, आराम मिलता है प्रॉब्लम को। अब देखते हैं रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री टू कार्बोवेज एंड पेट्रोसेलिनियम इनकॉम्पेटिबल टू फॉस्फोरस मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर फॉस्फोरस। मतलब जो कॉस्टिकम है वो फॉस्फोरस का इनकॉम्पेटिबल है, दोनों को, फॉस्फोरस को आगे या पीछे कॉस्टिकम के यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा डिसअग्री करता है। एसिड्स, कॉफिया, ये दोनों से भी इनकॉम्पेटिबल होता है। कंपेयर विथ आर्निका, मस्ट स्वॉलो म्यूकस, मतलब आर्निका से हम कॉस्टिकम को कंपेयर कर सकते हैं कि आर्निका में भी म्यूकस को निगलना ही पड़ता है, लाइक इन कॉस्टिकम। जेल्सीमियम, ग्रेफाइटिस और सीपिया से कंपेयर कर सकते हैं। इंटोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, इन सब में भी होता था ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। होर्सनेस से कंपेयर कर सकते हैं रूमेक्स और कार्बोवेज से, उसमें भी होर्सनेस देखने को मिलता है। व्हेन एग्रावेशन चेंजेस टू इवनिंग, सल्फर इन क्रॉनिक एफोनिया, अगर लॉन्ग टाइम से लॉस ऑफ वॉइस है तो सल्फर से कंपेयर कर सकते हैं। कॉस्टिकम एंटीडोट्स पैरालिसिस फ्रॉम लीड पॉइजनिंग, कॉस्टिकम जो होता है ना, मतलब वो क्या करता है, वो एंटीडोट की तरह काम करता है अगर लीड पॉइजनिंग से पैरालिसिस हो गया हो तो। ब्रैकेट में क्या लिखा है, बैड इफेक्ट्स ऑफ होल्डिंग टाइप इन माउथ ऑफ कंपोजिटर्स, इसका मतलब है ना, मतलब जो कंपोजिटर्स, जो लेखक होते हैं, वो क्या होता है कि कभी लिखते लिखते मुंह में पेन ले लिए, उसका मतलब लीड होता है उसमें इंक वगैरह में, वो क्या होगा, फिर चला गया बॉडी में, फिर उसके वजह से अगर पैरालिसिस हो, लीड पॉइजनिंग की वजह से पैरालिसिस हो, तो फिर कॉस्टिकम इंडिकेट हो रहा है। वही अगर लीड पॉइजनिंग की वजह से कोलिक हो तो एल्यूमिना इंडिकेट होता था। एंड अब्यूज ऑफ मरकरी और सल्फर इन स्केबीज, स्केबीज में अगर मरकरी और सल्फर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, फिर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है पेशेंट में, तो हम फिर उस केस में उसको एंटीडोट कर सकते हैं कॉस्टिकम दे करके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉस्टिकम।